Hello everyone, welcome to Simple Concepts. I am your educator Niyati Paul. In this particular class हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट पॉलिटी एनसीईआरटीज डिस्कस करेंगे हम फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 8 तक हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये पूरी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 तक. आपको अगर इस लेक्चर के नोट्स चाहिए हो इन द पीडीएफ फॉर्मेट देन यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक ऑफ द ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद आवर लेसन. तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल एक आपको मैप दर्शाया है कि इंडियन पॉलिटी का एंटायर ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पे दिया है और यू कैन ऑल्सो टेक दिस एज एन एग्जाम्पल. आप ले सकते हो आपके नोट्स क्रिएट करने का. ये एक माइंड मैप जैसा है आपको, यानी कि इंडियन पॉलिटी अगर हम ओवरऑल कंसेप्ट अगर हम देखें तो ये डिवाइड होगा यूनियन, स्टेट्स और फिर फेडरलिज्म, डिवोल्यूशन में. यूनियन में आएंगे आपको फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन. स्टेट में भी सेम आएंगे. व्हेन इट कम्स टू फेडरलिज्म, यहाँ पे मैंने मेजर जो टॉपिक्स है हमारे सिलेबस में इंडियन पॉलिटी के वो कवर किए गए हैं. फेडरलिज्म में आपको आएंगे चैलेंजेस, फेडरलिज्म में क्या क्या आते हैं हमारे गवर्नमेंट को, फिर इश्यूज, देन सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में. व्हेन इट कम्स टू चैलेंजेस मैंने यहाँ पे लिखा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फाइनेंशियल रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस में आएंगे आप लिखेंगे, गवर्नेंस रोल इसमें आप लिखेंगे. व्हेन इट कम्स टू चैलेंजेस ऑफ फेडरलिज्म, देन इश्यूज में आप लिखेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज में आता है एज वन ऑफ द इशू. ब्यूरोक्रेट्स को कौन कौन से डिफिकल्टीज फेस करने पड़ते हैं या फिर रिक्रूटमेंट में कौन कौन से इश्यूज आते हैं. देन यू हैव वाटर डिस्प्यूट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस एक्सेट्रा. सेंटर स्टेट रिलेशन में लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंसेस एंड मोर. डिवोल्यूशन में इंडियन पॉलिटी के आपके आता है पावर्स एंड फंक्शंस. मेजॉरिटी आपको इस प्रकार से ये डिवीजन मिलेगा. फिर पावर में आपको आता है लोकल लेवल, देन चैलेंजेस दैट हैव बीन फेस्ड. फिर आता है फंक्शंस में आपको अगेन चैलेंजेस एंड एट लोकल लेवल आते हैं. अगेन इफ यू गो टू सी पावर, लोकल लेवल में आपको पंचायत आते हैं, उनको कौन कौन से डिफिकल्टीज आते हैं, चैलेंजेस. फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन यूनिटरी फीचर्स, देन फिर होता है लेस फंडिंग जो मिलती है पंचायत को, जिसकी वजह से वो अपना डे टू डे फंक्शन जो है वो कैरी नहीं कर पाते, उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है बेसिकली. देन फंक्शंस में आपको डिवोल्यूशन में आपको आएंगे चैलेंजेस यानी कि करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स, फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, मैनेजिंग रिसोर्सेज एक्सेट्रा. तो ये मैंने आपको ओवरऑल एक मैप इसलिए दर्शाया है ताकि आप अपने जब भी आप नोट्स इन शॉर्ट आप लिखोगे तो एज अ माइंड मैप अगर आप क्रिएट करते हो तो आपको बहुत इजी जाएगा. फिर बाद में जब आपकी एग्जाम होगी बहुत सारे नोट्स होंगे आपके सामने जो कि आप कवर नहीं कर पाओगे, राइट. तो दैट विल इस टाइम पे आपको ये माइंड मैप्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अभी आप एग्जाम हॉल के बाहर बैठे हो, आपको क्विकली नहीं पता, मतलब इतना सारा ढेर सारे नोट्स होते हैं आपके पास, क्या करे क्या नहीं करे. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब हम एग्जाम हॉल के बाहर बैठे होते हैं तब ऐसा लगता है कि माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया है. हमारे माइंड में तो वैसे होता है बट जस्ट बिकॉज ऑफ द एंजाइटी इश्यूज एंड ऑल ये हम इश्यूज फेस करते हैं कि हमें लगता है कि हम कंप्लीटली ब्लैंक हो गए हैं. इस वक्त ऐसे क्रिएट किए गए हुए माइंड मैप्स जो है वो आपका कॉन्फिडेंस एक तरह से बूस्ट करते हैं. सो दिस वाज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल. एज एंड व्हेन मैं जैसे जैसे अपने नोट्स में माइंड मैप्स क्रिएट करती जाऊंगी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी. एंड इफ यू वांट मोर ऑफ देम अगेन आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा. आपको इजीली वहां पे अवेलेबल है, ये सारी मैं कर दूंगी इन द अपकमिंग टाइम ऑफ कोर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हमारी बहुत ही ज्यादा इजी है. आपको सिंपल कंसेप्ट्स बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं. मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो जाऊंगी कंसिडरिंग कि हम लोग सारे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, ऐसा मैं नहीं कंसिडर करती. मोस्ट ऑफ द लोग, मेजॉरिटी ऑफ द लोग इनफैक्ट नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से होते हैं. सो फॉर देम आई एम गोइंग इन द डेप्थ. मैं बहुत स्लोली जा रही हूँ. सो स्टार्टिंग विथ इनइक्वालिटी नाम एक ऐसा टर्म है जो कि आपके क्लास 6 एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है. सो पर्सन हु डज नॉट हैव रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, इसको ये इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा फेस करनी होती है. और कहाँ कहाँ आती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो कास्ट सिस्टम इंडिया में राइट फ्रॉम शुरू से है. आई वुडंट से राइट फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन में तो वर्णा सिस्टम था. सो देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन कास्ट सिस्टम एंड वर्णा सिस्टम, जो कि हम आगे आने वाले हमारे लेसन्स में पढ़ेंगे कि वर्णाज यानी कि 4 वर्णाज होते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य. तो शूद्र जो कास्ट होती थी उसको बहुत ही ज्यादा कम दर्जे का माना जाता था. एंड ऑफकोर्स वो फिर कास्ट में बदल गई, वर्णाज कास्ट में बदल गए. सो बिकॉज ऑफ दैट इनइक्वालिटी इशू हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है फॉर कास्ट व्हेन इट कम्स टू कास्ट. और ऐसे माना जाता था हमारे एंशिएंट इंडिया में
कि नॉट एग्जैक्टली एंशियंट एज इन द मिडाइवल इंडिया, ऐसे माना जाता था कि हमारे जो हेड पार्ट जो है वो ब्राह्मण्स का है, हैंड्स जो है वो डिपिक्ट करते हैं क्षत्रिय वर्णा को, देन द मिडिल पोर्शन इट वाज कंसिडर्ड फॉर द वैश्यास, एंड यानी कि जो हमारे लेग्स होते हैं, फीट्स, वो डिपिक्ट किया करते थे शूद्रास को. सो बेसिकली शूद्रास को बहुत ज्यादा कम निचला दर्जा दिया जाता था, उनको क्लीनिंग वगैरह के काम उनको दिए जाते थे, विच वॉज ऑफकोर्स वेरी रॉन्ग. और भी उनको बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज फेस करनी पड़ती थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो रोड से जा रहे हैं तो दे वर नॉट अलाउड टू स्पिट एनीवेयर. और इतना अट्रॉसिटीज इतनी ज्यादा बुरी थी कि उनका साया, उनकी शेडो भी किसी अगर हायर कास्ट के अगर इंसान के ऊपर पड़े तो वो बहुत ही अशुभ माना जाता था, इनऑस्पिशियस माना जाता था. दे वर नॉट अलाउड टू यूज द कॉमन जो वाटर सोर्सेस है, जैसे कि वेल या फिर रिवर, उनको वो नहीं दिया जाता था. उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी. तो दीज वर द सम ऑफ दी सिंबल्स, मैं कह सकती हूँ आपको इनइक्वालिटी को बहुत अच्छी तरीके से आप इसमें आप समझ सकते हैं. सो इट वाज फॉर कास्ट सिस्टम. देन इनइक्वालिटी आती है डाइवर्सिटी इन इंडिया. अगर हम देखें कि इतना ज्यादा डाइवर्स है हमारा कंट्री, व्हेन इट कम्स टू कल्चरल बातें अगर हम देखें तब भी डाइवर्स है. इफ यू गो टू सी फूड हैबिट्स हमारे, या फिर हमारे रिचुअल्स, जो सिंपल रिचुअल्स आते हैं राइट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देन नॉर्थ टू साउथ, बहुत ज्यादा हम डाइवर्स हैं इंडिया एज अ कंट्री. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है. जो भाषा नॉर्थ में बोली जाती है वही साउथ में नहीं बोली जाती. वी ऑल नो दैट. सो ये कुछ चीजें हैं, इनइक्वालिटी लाती हैं. देन दिस इज वन ऑफ द फैक्ट आपके एनसीईआरटी में आपको शायद मुझे लगा मेंशन करूं मैं कि लद्दाख इज कॉल्ड एज द लिटिल तिबेट. देन इंडिया, हमारे प्यारे भारत में हम ये भी समझते हैं कि इंडिया इज हैविंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम भले ही हमारे इतने ज्यादा राज्य हैं, 29 स्टेट्स हैं, इतनी ज्यादा यूनियन टेरिटरीज हैं, हम लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, फिर भी वी ऑल्सो स्टैंड एज वन नेशन. कोई भी जब भी इश्यूज आते हैं हमारे पूरे इंडिया में, तो वी स्टैंड एज वन नेशन, वन यूनिट. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर मदरलैंड. हियर अगेन कल्चरल डिफरेंसेस मैंने मेंशन किए हैं आपको. Then we have discrimination when people act on, discrimination is done basically when people act on their prejudices. And so basically क्या होता है कि हम लोग एज ए सोसाइटी, हमारे माइंड में एक पर्टिकुलर प्रिजुडिस होता है, यानी कि किसी भी एक चीज के लिए प्री कंसेप्शन हमारे दिमाग में होता है. हम पहले ही किसी चीज को मतलब एक प्रकार से हमारे मन में एक हम ठान लेते हैं कि ये चीज है, वैसे कि नॉट नेसेसरी कि वैसे ही वो होनी चाहिए. सो बिकॉज ऑफ दैट डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स. फॉर एग्जाम्पल, हम मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कंसिडर करते हैं अभी भी हमारे रूरल इंडिया में कि जब भी लोग कोई गरीब होते हैं तो दैट मीन्स दे डोंट इवन हैव द ब्रेन्स टू अप्लाई, यानी कि गरीब हो आप तो आप होशियार भी नहीं हो. अगर आप रिच हो, अगर आप बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हो तो आप स्मार्ट हो. तो नॉट नेसेसरी ऐसा हो. तो दिस इज वन ऑफ द प्रेजुडिस विच पीपल हैव इन देयर माइंड्स. एंड बिकॉज ऑफ दैट रेवोल्यूशंस, टाइम एंड अगेन रेवोल्यूशंस हमने देखे हैं मासेस के द्वारा जो किए गए हैं. वन ऑफ द रेवोल्यूशन मैं कहूंगी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो किया था, जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता कहा जाता है इन अ वे. उन्होंने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया था. उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया था. उन्होंने हिंदुइज्म त्याग कर उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था. एंड मनुस्मृति, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है हिंदुइज्म में, जिसमें कास्ट सिस्टम के बारे में, वर्णा सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा लिखा गया है. तो वो मनुस्मृति उन्होंने चौराहे पे जला दी थी. सो दिस वाज वन ऑफ द, आप कह सकते हो एज ए रेवोल्यूशन उन्होंने किया था. सो हियर वी हैव अगेन पंचायती राज सिस्टम, जो कि हमारे रूरल बैकग्राउंड में है. सो और गांधी जी भी पंचायती राज सिस्टम को बहुत ज्यादा फेवर करते थे. सो बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फर्स्ट टायर आता है, कंसिडर किया जाता है पंचायती राज को, बिकॉज बहुत ही एक स्मॉलर यूनिट पे पंचायत एस्टैब्लिश की जाती है. और उनके जब भी कोई मीटिंग्स वगैरह बुलाते हैं वो लोग, तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है. वो सारे उनको आप अपने सारे इश्यूज, गांव वाले अपने ग्रीवेंसेस एड्रेस करते हैं, एंड दैट पर्सन मेक श्योर कि गांव का विकास हो. तो जब भी ऐसे छोटे छोटे गांवों का विकास जब शुरू होता है, उनका जब डेवलपमेंट शुरू होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, इट गेट्स वेरी इजी फॉर अ नेशन टू बिल्ड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. अच्छा एक नेशन बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मदद होता है. एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन एट ब्लॉक लेवल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ब्लॉक लेवल में पीपल पार्टिसिपेट करते हैं पंचायती राज सिस्टम में, एंड दैट हेल्प्स
ओवरऑल गांव की जो आप डेवलपमेंट कह सकते हो एंड इन अ वे कंट्री का डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, पंचायत मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती की है। So Panchayat Samiti has many gram panchayats. This is one of the fact. And above Panchayat Samiti we have district panchayat और जिला पंचायत होती है जिसको हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड दे मेक्स they make development plans at district level. Also they regulate money distribution. और बेसिकली डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद जो होती है वो ओवरऑल मनी डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंसेस रेगुलेट करती है। वो देखती है कि किस किस पंचायती सिस्टम को किस किस प्रकार से कितने ज़्यादा उनको जो मॉनेटरी बेनिफिट्स उनको देने चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प देनी चाहिए। सो दैट डिपेंड्स ऑन जिला परिषद एंड देयर इज दिस वन ऑफ द पोस्ट कॉल्ड एज पटवारी हु कलेक्ट्स द रेवेन्यू एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम गाँव में ही होता है इन रूरल इंडिया। Then we have something called as universal adult franchise wherein only 18 plus people जो होते हैं हमारे यूथ वो वोट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं मानूंगी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जहाँ जबकि हर एक नॉर्मल एक कॉमन मैन को अपनी राय रखने की उनको मौका मिलता है। Then we have the definition of constitution. It is basically called as the document laying basic rules and regulations. एक राज्य जो है, एक कंट्री किस तरह से फंक्शन होनी चाहिए, कौन कौन से उनके लॉ ऑफ द लैंड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। और तो और कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है हमारे इंटरनेशनल लॉज में भी, बिकॉज जिस प्रकार से आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसी प्रकार की कंट्री को वैल्यू इंटरनेशनल लेवल में दी जाती है। देन वी हैव हेल्थ केयर इक्वालिटी। और हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी को अगर हम देखें तो वुमेन्स हेल्थ हैज बीन गिवन वेरी ह्यूज प्रायोरिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विस, बट होता यूं है कि प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो है अवेलेबल नहीं होती हमारे कंट्री में, आज भी अवेलेबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू रूरल एरिया। एंड हेल्थ इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक एम्यूनिटी। अगर आप बीमार हो, आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा, और अगर आपके पास हॉस्पिटल आपको बेसिक जो सुविधा है वो अगर ना मिले तो आप मतलब यू कैनॉट सस्टेन, राइट? सो दैट बिकॉज ऑफ दैट हेल्थ इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक एम्यूनिटी। रोल ऑफ मेडिकल टूरिस्ट इन इकोनॉमी, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। हमें यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए, समझना चाहिए हु आर द मेडिकल टूरिस्ट। सो मेडिकल टूरिस्ट आर दोज पीपल जो कि हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में आते हैं अपने आप को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, मतलब खुद को अगर उनको जब चाहिए होती है, सो दे कम फ्रॉम फॉरेन लैंड। और जब वो आते हैं तब हमारी कंट्री को, हमारी इकोनॉमी को एक प्रकार से बूस्ट मिलता है, क्योंकि दे स्पेंड, उनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमारे कंट्री के इकोनॉमी में एक तरह से बूस्ट कर लेता है, हेल्प करता है हमारी। देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेफिनेशन है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे वोटर्स हैं बहुत ज़्यादा, या फिर मतलब व्हाटएवर वोटर्स का जितना भी ये है, तो उनको उस एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो टर्म है वो इलेक्शन के टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। When it comes to equality as a major principle in our constitution, so we all know आर्टिकल 14 से लेके 18 तक मोस्ट ऑफ द जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसमें इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा हाई दर्जा दिया गया है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली मेंशन है कि किसी भी इंसान को गवर्नमेंट ने उनकी कास्ट या फिर उनकी कम्युनिटी, उनकी रेस, उनका सेक्स देख के या फिर उनका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें ना देखते हुए उनको इक्वल तरीके से सब लोगों को ट्रीट करना है व्हेन इट कम्स टू गिविंग ऑफ जॉब्स, या फिर आप एजुकेशन के बारे में बात करो तब। नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल, जो कि हम आगे आने वाले हमारे लेसन्स में पढ़ेंगे कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। बट क्वेश्चन ये है, क्या रियलिटी में ये सब एग्जिस्ट करता है या नहीं? सैडली अनटचेबिलिटी जैसे जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, बट मैं कहूँगी कि मैंने भी बहुत बार ऐसे केसेस सुनी है कि अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें हमारे कंट्री में आज भी होती हैं। तो सैडली दिस काइंड ऑफ थिंग्स डू एग्जिस्ट इन आवर नेशन स्टिल आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, बट रोल ऑफ गवर्नमेंट इन दिस एंटायर सीन बहुत ज़्यादा है। यानी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। अगर आप किसी को उसके कास्ट को लेके अगर आप किसी भी इंसान को आप ह्यूमिलेट करते हो तो गवर्नमेंट हैज़ गॉट मेनी प्रोविजंस जिससे आप उस जो भी इंसान ऐसा कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलती है। देन वी ऑल्सो हैव वुमेन के बारे में अगर हम देखे जाए गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए हैं जहाँ पे वुमेन को रिजर्वेशन भी दिया गया है। एंड वाई दिस हैज़ बीन डन? बिकॉज वुमेन हैज़ ऐसा कहा जाता है कि एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन कहा गया है वुमेन को, उनके ऊपर बहुत
पहले के जमाने से उनके ऊपर बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज हुई हैं. सो इन ऑर्डर टू एड्रेस दोज इश्यूज गवर्नमेंट हैज केम अप विद द एजुकेशनल रिफॉर्म्स. फिर जॉब वैकेंसीज वुमेन के लिए कंसिडर की गई हैं, बहुत ज़्यादा दी गई हैं. देन सेटिंग अप ऑफ आंगनवाड़ीज, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पोस्ट ऐसे होते हैं कि बस वुमेन के लिए वो रिजर्व्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल आप आंगनवाड़ी की जो टीचर्स हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आई वुड से वुमेन ही होती हैं, क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड एज वुमेन आर वेरी इमोशनल एंड उनको ये सारी चीज़ें संभालना बहुत ज़्यादा उनके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होता है एज कम्पेयर टू द जो मेल सेक्शन होता है उनको कंपेयर करते हुए. नाउ दिस इज द मेजर, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है वुमेन चेंज द वर्ल्ड, और ऐसा इसलिए कहा गया है मैंने क्योंकि डिस्पाइट ऑफ ऑल द इश्यूज दैट वुमेन हैव बीन फेसिंग टिल डेट्स, इन स्पाइट ऑफ दैट दे कम अप वेरी स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो लोग वुमेन सेक्शन जो है वो आगे आ रही हैं. अभी मोस्ट ऑफ द जगह पे हम देख रहे हैं कि वुमेन अच्छी तरह से फाइट बैक करी हैं अपने राइट्स के लिए. देर आर वेरियस लीगल रिफॉर्म्स विच हैज बीन ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट, यानी कि और वुमेन मूवमेंट्स भी आजकल हम देखते हैं. फेमिनिज्म के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बट देर इज दिस ह्यूज मिसकंसेप्शंस विच पीपल हैव इन देयर माइंड. उनको लगता है फेमिनिज्म मीन्स वुमेन को आप बहुत ज़्यादा, वुमेन इज हायर देन मैन, ऐसा कहा जाता है. बट इन रियलिटी व्हाट फेमिनिज्म मीन्स इज मैन एंड वुमेन में आप बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो, आप उनको एक ही तराजू में आप उनको देखते हो. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ करेक्ट फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू मी. बट देन दिस काइंड ऑफ डेफिनेशन इज नॉट फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. मोस्ट ऑफ द लोग इस डेफिनेशन को उस तरह से नहीं देखते. दे फील कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि women can do whatever they want and nobody would stop them, but that is not correct in my sense. Women and men should be placed in equal position, तभी हम feminism या फिर women empowerment को अच्छी तरह से समझ पाएंगे. Now there are various women's organization which have been seen, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर महिलाओं का जो महिलाओं का ग्रुप्स होता है वो दे बेसिकली फाइट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वो आवाज उठाते हैं. डोमेस्टिक वायलेंस जो कि हम आजकल बहुत ज्यादा देख रहे हैं. देयर आर वेरियस केसेस विच हैव बीन रिकॉर्डेड फॉर डोमेस्टिक वायलेंस. आप न्यूज़पेपर में अगर पढ़ रहे हो आप तो आपने पढ़ा होगा. एंड इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट देयर आर वेरियस लीगल प्रोविजंस विच हैव बीन ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये डोमेस्टिक वायलेंस ना हो इस वजह से. And these are some of the problems which have been faced by women. Also there have been various campaigns which have been done for sexual harassment and workplace. आप आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कौन कौन से केसेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में हैं, और वो एज अ लैंडमार्क जजमेंट्स वो केस लॉज रहे हैं. तो वी विल डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल इन द अपकमिंग लेसन्स. अपकमिंग हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें. ऑल्सो डाउरी डेथ हैज वन ऑफ बीन द मोस्ट इनफेमस मैं कहूंगी एक चीज होती है हमारे इंडिया में. बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल द सेकेंड ओपिनियन इन दिस केस इज दैट इस प्रकार की जो डावरी डेथ्स हैं या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस, ये चीजें महिलाओं के द्वारा गलत तरीके से भी यूटिलाइज की गई है. ऐसे भी केसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल ये डावरी डेथ के बारे में मैं आपको एक लॉ बताऊंगी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो ये है आईपीसी में, हमारे इंडियन पीनल कोड में, कि अगर किसी भी महिला की शादी के 7 इयर्स से पहले अगर उनकी डेथ हो जाती है, इन अननेचुरल वे में डेथ होती है इनफैक्ट, तो उसको डाउरी डेथ का करार देती है हमारी कोर्ट. तो या फिर मोस्ट ऑफ द वुमेन ऐसी भी होती हैं जो कि फेक डाउरी केसेस पे डाल रही हैं. ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में सामने आया है. एंड ऑल्सो अगर अपने बेनिफिट के लिए वुमेन जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी केसेस डालती हैं. बट सरकार ने ऐसे लॉज इसलिए लाए हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेक्शन जो होती हैं वो फेक ऐसे केसेस नहीं डालती. मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रू केसेस होती हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट सच लॉज हैव बीन कम इन पिक्चर. दे हैव केम अप इन रियल एग्जिस्टेंस. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, रोल ऑफ मीडिया. हमारे पॉलिटिक्स में रोल ऑफ मीडिया का रोल क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है यहाँ पे. तो आपने सुना होगा कि डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द डेमोक्रेसी का 4th पिलर वो मीडिया को कहा जाता है, और बाकी के 3 पिलर्स है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. बट मीडिया को बहुत ज्यादा इसी प्रकार से इंपॉर्टेंस दिया गया है. और वो क्यों दिया गया है? बिकॉज मीडिया को अगर आप देखो, न्यूज चैनल या फिर आप रेडियो या फिर सोशल मीडिया आप देखो, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह आपका सभी, तो ये सारी चीजें
हम जो लोग होते हैं, हमारे पब्लिक जो होती है, उनकी माइंड को एक तरह से शेप करती है। आपने रिसेंट आपके घर पे भी देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम फेक केसेस, फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स वगैरह आते हैं, पीपल डू बिलीव इन देम और उस प्रकार से लोग एक्ट भी करते हैं। बट इन द सेंस ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड एवरी पर्सन हु इज रिलेटेड, आजकल हम भी लोग मीडिया में ही हम खुद को मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं, गिवन दैट हमारे पास में सोशल मीडिया है, राइट। सो ईच पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वेदर दे शुड बी स्प्रेडिंग सच न्यूज़ और नॉट। However, अगर लार्जर एक्सटेंट में अगर हम देखे जाएं तो हमारे न्यूज चैनल्स आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द न्यूज चैनल्स एंड न्यूज पेपर्स आर कंसिडर्ड एज द मीडिया एंड दे आर कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड द बैलेंस रिपोर्ट, वो दुनिया को दिखाएं, वो जनता को अपनी दिखाएं। एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मासेस, मैंने आपको अभी अभी बताया है। नाउ द क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, इज मीडिया इंडिपेंडेंट? क्या हमारी इंडियन मीडिया जो है, हम इंडिया की ही अगर हम बात करें तो क्या इंडियन मीडिया इंडिपेंडेंट है या नहीं? ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग कहेंगे कि हाँ है, मोस्ट ऑफ द लोग कहेंगे नहीं। तो डू मेंशन योर व्यूज, आप अपने व्यूज जो है कमेंट सेक्शन में मुझे नोट डाउन करिएगा, आई विल रिप्लाई देम ऑल। आपको क्या लगता है? बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है, मतलब सदियों से होता आ रहा है ये चीज कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को मोस्ट ऑफ द टाइम छुपाया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कंसेप्ट, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, कंसेप्ट ऑफ सेंसरशिप जो है वो एक तरह से उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। पावर्स ऑफ गवर्नमेंट हैज टू डिसअलाउ द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग और शोइंग सर्टन स्टोरीज, बट ऐसा होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़काऊ चीजें भी दिखाई जाती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फेक चीजें भी, मतलब जो गवर्नमेंट नहीं करते हैं वो चीजें गवर्नमेंट ने अच्छी चीजें की गई हैं, ऐसे भी प्रकार के जो है एडवर्टीजमेंट्स हम देखते हैं, हम लोग ऐसी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं। कभी कभार तो भड़काऊ बातें भी मीडिया फैलाती है, जैसे कि कम्युनल हार्मनी को मतलब बहुत ज्यादा हैम्पर करने वाली भी मीडिया होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मीडिया ये भी करती है, कम्युनल हार्मनी भी मेंटेन करती है, बट इट डिपेंड्स ऑन ईच ऑफ द इंडिविजुअल कि वो किसी भी चीज को, अगर कोई कम्युनल हार्मनी अगर स्प्रेड कर हार्मनी ये करता है तो वो हम किस प्रकार से ले, ये ईच इंसान पे ईच इंडिपेंडेंटली डिपेंड होता है कि हम किस प्रकार से किसी भी चीज को हम अपने लाइफ में शामिल करें। बट देन अगेन देयर इज दिस इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि कोई भी चीज जब आपको बार बार दिखाई जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारी माइंड उसी तरीके से वर्क करती है, हम लोग वो सोचने में, बार बार सोचने में हम लोग मजबूर हो जाते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू ब्रीफली फोकस ऑन इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। मैं इस तरीके से बताऊंगी यहाँ पे कि सपोज अब मोस्ट ऑफ द एड्स आप देखोगे जो कि डिस्प्ले करते कि गोरा होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप अगर सांवले हो तो हाउ इट इम्पैक्ट्स यू इन योर डे टू डे लाइफ। सो अगर कोई भी इंसान ऐसा हो जिसको अपने सांवले या गोरेपन होने से कोई अगर उसको फर्क ना पड़ता हो, बट देन स्टिल एवरी टाइम ही और शी व्हेन शी सीज दोज काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, उनको एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनके मन में बैठ जाता है कि अगर हम सांवले हैं तो हम किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, या फिर हम गोरे हैं तो फिर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो दिस काइंड ऑफ इम्पैक्ट सोशल एडवर्टीजमेंट डज ऑन ईच इन एवरी इंडिविजुअल्स ब्रेन, विच इज काइंड ऑफ, मैं कहूंगी उतना ज्यादा सही नहीं है गिवन मतलब अगर हम कंसिडर करने जाए हमारी डे टू डे लाइफ को। Now there are the struggles of equality which has been seen in the society. For example, women and men में बहुत ज़्यादा inequality देखी जाती है। अगर हम पहले के ज़माने में अगर आप देखो या फिर आज भी अगर हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर कोई लड़का अगर छोटा बच्चा रोता है तो उसको कहा जाता है कि स्टॉप क्राइंग लाइक अ वुमन, या फिर वुमेन को कहा जाता है मतलब उनको कि यू नो यू आर वीक इन सम रिगार्ड, कोई काम करने में आप उतनी ज्यादा सक्षम नहीं हो। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एज अ इंडिविजुअल हमारे मन को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट कर लेती हैं। नाउ गोइंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, कास्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी हमारी इनिशियल पेजेस में स्लाइड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक इक्वालिटी, रिच एंड पुअर सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा देखी गई है। मोस्ट ऑफ द प्रिविलेजेस जो रिच लोगों को मिलते हैं वो पुअर लोगों को नहीं मिलते। सो दिस वी विल डिस्कस इन लेटर स्लाइड्स में, बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। नाउ आते हैं क्लास 8 की तरफ। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया है इट इज अ फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी
wherein there are this set of rules and agreements and ideals which have been given, and struggles of our neighboring states, India being the strongest nation. ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने, क्योंकि हम अगर देखे जाए तो नेपाल का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें या फिर श्रीलंका का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो हम ये चीज नोटिस कर सकते हैं वहां पे कि उतना ज्यादा उनका कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांगली नहीं है. एंड द रीजन व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन स्टिल स्ट्रांग टिल डेट, हम जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हमारे इंडिया में हुआ है तब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज बीन स्टैंडिंग स्ट्रांग. द रीजन बीइंग सारी जो कंसिडरेशन में ली गई थी, यानी कि आप डाइवर्सिटी देखो, आप कल्चरल एथनिसिटी देखो, ये सारी चीजें दिमाग में रखने के बाद ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था. अब क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द चीजें अडॉप्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉपीड है चीजें, बट देन स्टिल वी शुड बी प्राउड कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल अभी स्ट्रांगली अभी भी मेंटेन है. हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी किसी और से ज्यादा, मतलब किसी भी पोस्ट से, इवन इफ इट कम्स टू प्रेसिडेंट, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. नाउ इट गार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें राइट देता है, सिटीजन्स को राइट देता है कि उनके ऊपर कोई अत्याचार अथॉरिटीज के थ्रू ना हो. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद द राइट टू इक्वालिटी. इट एंश्योर्स डोमिनेंट ग्रुप डू नॉट ओवर पावर एंड इंटर और इंट्रा कम्युनिटी में डोमिनेशन ना हो. ये सारी चीजें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखता है, अच्छी तरीके से हमें बहुत ज्यादा पावर्स देता है सारे सिटीजन्स को. तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. आपको पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर आपको आगे आने वाले दिनों में मिलेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर टू आवर चैनल. एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आपके अगर कोई आपके ओपिनियन हो हमारे लेक्चर्स पे, कोई डाउट्स हो तो डू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू ऑल. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास गाइज. थैंक यू सो मच. बाय बाय.